नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। कल के वीडियो में हमने आपका सोशल साइंस का अति लघु मैराथन देखा था। पिछला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम फोर्थ सेमेस्टर का अंग्रेजी विषय का अति लघु मैराथन के रूप में देखेंगे वन लाइनर क्वेश्चन। और पेपर की डेट आपकी दिसंबर 2022 की आ चुकी है। जिसको नहीं पता है उनके लिए 22 से 24 ये तारीख रखी गई है आपकी दिसंबर 2022 के पेपर के लिए, चतुर्थ सेमेस्टर के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे अंग्रेजी के प्रश्न। और यहाँ पर जो हमारे प्रश्न है वो सभी वन लाइनर क्वेश्चन बेस्ड होंगे। लास्ट में सबसे एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। और कोई भी वीडियो देखना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में फोर्थ सेमेस्टर से रिलेटेड आप देख सकते हैं। सारी चीजें हम आपको ऑलरेडी पहले से करा भी चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कह रहा है प्रश्न की व्हाट आर द मेथड्स अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो आप क्या कहेंगे? देयर आर फ्यू मेथड्स अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। कौन कौन से? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच और कम्युनिकेटिव अप्रोच। यहाँ पर इस प्रकार से दे रखा है, पर मैंने जिस प्रकार से आपको बताया था इंग्लिश की सभी क्लासेस में आपको कंप्लीट कोर्स टॉपिक वाइज करा चुका हूँ। जैसे कि आप शाम 8 बजे डेली देख रहे थे इससे पहले, तो उसमें मैंने जिस प्रकार से सबसे पहली वाली क्लास में डिवीजन बताया था ओल्ड मेथड और न्यू मेथड करके, अगर वैसे आप इसको लिखेंगे तो और ज़्यादा इफेक्ट अच्छा पड़ेगा। बाकी लिख आप इस प्रकार से भी सकते हैं, पर वो ज़्यादा बेहतर तरीका था। तो देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है। अगला कह रहा है थ्रो द लाइट ऑन स्ट्रक्चरल अप्रोच। कहते नहीं कि प्रकाश डालिए, तो वही लिखा है स्ट्रक्चरल अप्रोच पर प्रकाश डालिए। तो द स्ट्रक्चरल मेथड इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इन द टीचिंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज द mastery of structures is more important than the acquisition of vocabulary, and that limitation and difficulties inherent in the study of English can be overcome by giving an intensive drill to the students in the structure pattern। मैंने स्ट्रक्चरल अप्रोच भी आपको पूरा बताया था। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच में मैंने बताया था कि यदि कोई भी सेंटेंस आपका है, आपको उसका स्ट्रक्चर पता है कि कहाँ पर आपकी सब्जेक्ट आएगा, कहाँ पर वर्ब की फॉर्म यूज कौन सी होगी, कहाँ पर प्रेडिकेट यूज होगा, तो इस स्ट्रक्चरल अप्रोच में इसी पर जोड़ दिया जाता है कि बच्चों को स्ट्रक्चर जो है वो सही तरीके से पता होना चाहिए। तो बच्चा क्या करेगा, जो वर्ड होते हैं जिसको लेकर आप सेंटेंस बनाएंगे वो उसमें पुट करके एक अपने आप सेंटेंस जो है वो बना सकेगा, या कह सकते हैं उसका यूज टीचिंग इंग्लिश में जो है वो कर सकेगा। तो यही इसी पर बेस्ड आपका पूरी तरीके से स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है। यहाँ पर जो सारी चीजें लिखी हुई हैं उसके आधार पर भी आप लिख सकते हैं, या जो मैंने बोला उसको आप अपने वर्ड में भी जो है वो लिख सकते हैं। अगला है टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चरल अप्रोच। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू इनेबल द लर्नर्स टू अटेन mastery over an essential vocabulary about 3000 root words for active use। रूट वर्ड क्या होते हैं? जैसे कि आपका कोई वर्ड बना होता है तो वो भी आपके अलग अलग जो है, यानी कि जो शब्द है उसका भी और छोटा भाग, तो उससे मिलकर बने होते हैं। इसको यूज अधिकतर किस में किया जाता है रूट वर्ड का? तो आपको जैसे बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी जो है वो लर्न करनी है, तो वहाँ पर रूट वर्ड अगर आप याद कर लेंगे तो कोई भी वर्ड का आपसे मीनिंग पूछा गया तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। दूसरा है टू टीच द फोर फंडामेंटल स्किल्स नेमली ओवर एन एसेंशियल वोकैबुलरी ऑफ अबाउट 3000 रूट वर्ड फॉर एक्टिव यूज। तो दूसरा आपका ये पॉइंट हो जाएगा। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डीएलएड के इंग्लिश की सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर की जो सारे टॉपिक वाइज वीडियो हैं, चाहे वो स्ट्रक्चरल अप्रोच हो, सारी कोई भी चीज़ हो, सब मैं पढ़ा चुका हूँ। इसलिए मैं केवल और केवल यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट अलग से लगेगा, जो मैंने वहाँ नहीं बताया था वो यहाँ पर मैं बता दूंगा। अगला एक्सप्लेन द फ्यू एडवांटेज ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन। एडवांटेज मतलब होता है कि हमें क्या लाभ मिलते हैं। डिस लगा हुआ आगे यानी डिसएडवांटेज, यानी उनके क्या हानि है, क्या दोष हैं वो। तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के संबंध में पूछा गया है। तो सारी चीजें मैंने बताई थी आपको। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप कहेंगे क्लासिकल मेथड के नाम से जाना जाता है। बहुत बार आपसे बहुविकल्पी में यह प्रश्न पूछा गया है कि क्लासिकल मेथड इज ऑल्सो नोन एज, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये आपका ओल्ड या क्लासिकल मेथड के अंतर्गत आता है। दो टाइप से डिवीजन था, एक ओल्ड मेथड और एक न्यू मेथड। तो ओल्ड में आपके दो आते थे, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड आता था और एक डायरेक्ट मेथड आता था। तो ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर लिखा है एडवांटेज, तो पहला इट इज इकोनॉमिक एंड सेव्स कंसिडरेबल time by offering a single equivalent word in the mother tongue instead of long definition of explanation। इसमें मैंने आपको बताया था ना कि यूनिट इसकी वर्ड होती है और वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन होता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर जो डेफिनेशन पूरी आप पहले समझें उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करें, उसकी बजाय इंस्टेंट लिखा ना, उसके बजाय क्या होता है यहाँ पर सिंगल इक्विवेलेंट वर्ड इन द मदर टंग, अपनी
जो मातृभाषा है उसमें आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, मदर टंग मतलब होता है मातृभाषा, तो उसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करके आप जो है वो चीजों को पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। इसी प्रकार इट इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम ऑफ लर्निंग फ्रॉम नोन टू अननोन, जिसे हम क्या कहते हैं, ज्ञात से अज्ञात। ये आप देखते हैं एक आपका शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आता है। और अच्छा, इसके अलावा और क्या आप लिख सकते हैं कि मुख्य रूप से आपका लैटिन और ग्रीक भाषा जो है इनको यूज करने के लिए, इनको पढ़ने के लिए, भाषा पढ़ने के लिए इनका यूज किया जाता है। तो उसमें भी एक एडवांटेज के रूप में आप देख सकते हैं कि वहाँ की जो बाहरी लैंग्वेज है वो आप इसके माध्यम से पढ़ सकते हैं। और आप इसमें कह सकते हैं कि छात्र व्याकरण के नियमों को सीखते हैं, फिर मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज जो है उसके बीच ट्रांसलेशन का कार्य करते हैं। और एक पॉइंट और इसमें लिख सकते हैं, वो मैंने बताया था डिडक्टिव मेथड के संबंध में, जिसे हम क्या कहते हैं, निगमन विधि हिंदी में, जिसमें सबसे पहले किसी भी चीज को आपको पढ़ाना है तो आप सबसे पहले रूल पढ़ाएंगे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल जो है वो पढ़ाएंगे जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपका इसी में आता है। अगला है राइट द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद एग्जाम्पल। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सच अ सेंटेंस हैविंग वन मेन क्लॉज एट लीस्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये सारी चीजें मैंने बता रखी हैं आपको, क्या होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्या होता है मेन क्लॉज, जाकर उसको देख लीजिएगा। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि ही गोज व्हेन आई कम, तो यहाँ पर टू क्लॉज दे रखी हैं, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार कंपाउंड भी आगे पूछा गया है, डेफिनेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस विद एग्जाम्पल। तो आप कहेंगे सच अ सेंटेंस हैविंग टू और मोर मेन क्लॉजेस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल जैसे कि ही गोज एंड आई कम, एंड लग रहा है, ये भी इसकी कंपाउंड की सेंटेंस जो है उसकी पहचान को ही दर्शाता है। यहाँ पर टू क्लॉज हैं, इसीलिए आपका ये यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं। बात करते हैं चलिए अपने अगले प्रश्न की। राइट द मीनिंग टू कमांड्स एंड रिक्वेस्ट। तो द मीनिंग ऑफ कमांड इज ऑर्डर एंड द रिक्वेस्ट इज आस्क रिस्पेक्टफुली। ये आपका इन दोनों का मीनिंग हो जाएगा। अगला है व्हाट डू यू मीन बाय टेंस। टेंस से आप क्या समझते हैं, तो एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब व्हिच मे बी यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, अ स्टेट और एन इवेंट कैन बी कॉल्ड अ टेंस। तो इसे आप टेंस कह सकते हैं। अगला है विच द फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये तो आपको चीज रटी होनी चाहिए, कौन सी फॉर्म आपकी यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो मैंने बताया था सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। अगला देखते हैं प्रश्न, विच फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस। टेंस पर मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बना रखा है, उसमें सभी रूल, कौन सी हेल्पिंग वर्ब, कौन सी फॉर्म, सब बता रखा है। तो थर्ड फॉर्म आपकी पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज होती है। थर्ड फॉर्म का मतलब कहने का है, जैसे कि ईट की होती ईट एट ईटन, तो ईटन आपकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अगला है प्रपोजिशन जो है इसकी डेफिनेशन। तो प्रपोजिशन इज अ वर्ड प्लेस्ड ऑन नाउन और अ प्रोनाउन द शो द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। बस इतना सा मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि किसके किसके बीच रिलेशनशिप शो करता है, नाउन और प्रोनाउन, और उसके अलावा सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। मेन रिलेशन शो करने का वर्क जो है इसका होता है, और जोड़ने का काम किसका होता है, कंजंक्शन का होता है। व्हाट डू यू मीन बाय आर डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन अ पिक्चर। तो इसमें इसके बारे में लिखा है, मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कुछ इसमें जो पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखने हैं। सबसे पहला तो इमेजिनेशन पावर जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, और नए नए आइडिया जो है इमेजिनेशन से ही आएंगे, जाहिर सी बात है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये भी चीज लिखी हुई है कि जब बात की जा रही पिक्चर्स की, तो जब कोई भी नई पिक्चर को आप देखते हैं, कोई एक पिक्चर जो है आपके सामने आती है, तो उससे जुड़ी चीज पहले अगर आपने देखी है तो फ्लैशबैक में आप जाते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं, उस चीज से कनेक्ट करते हैं जो कि सिमिलर इमेज आपने उससे रिलेटेड कभी देखी होगी। तो उसके माध्यम से आप क्या कह सकते हैं कि दस द पिक्चर्स मेक्स यू रिमेंबर एंड टेल्स यू ऑफ मैनी थिंग्स। मतलब वो जब आप फ्लैशबैक में जा रहे हैं, उन चीजों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आपको और भी चीजें उससे याद आती हैं। तो उसी को लेकर लिखा हुआ है कि यू रिमेंबर एंड टेल्स यू ऑफ मैनी थिंग्स बट देयर कुड बी पिक्चर्स बट दैट दैट डू नॉट हेल्प यू टू रिएक्ट। कुल मिलाकर इसमें इसी टॉपिक पर आपको बताया गया है, अ डिस्क्रिप्शन बेस्ड ऑन पिक्चर, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अगला है एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ गुड डिस्क्रिप्शन। तो क्या क्या होना चाहिए उसमें, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बॉडी ऑफ द कंपोजिशन होना चाहिए, और कंक्लूजन जिसको हम कहते हैं निष्कर्ष, ये अवश्य होना चाहिए। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन तो होना ही चाहिए। बाकी केवल बॉडी ऑफ द कंपोजिशन के अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि जिसमें भी आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसके कुछ हेडिंग को भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप ऐसे लिखते हैं उसके संबंध में। बाकी ये 3 पॉइंट आपके नेसेसरी हैं, यानी कि आवश्यक हैं, होने चाहिए। अगला राइट द मीनिंग ऑफ लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग refers to conveying news and information, writing to those who are way from us, यानी कि जो हमसे दूर हैं उनसे हम कुछ भी न्यूज देना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो उसी के माध्यम से, लेटर राइटिंग के माध्यम से देते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, राइटिंग टू दोज हु आर वे फ्रॉम अस, एवरीवन में बी रिक्वायर्ड टू राइट लेटर समटाइम्स और द अदर
Hence, it is important to learn to write good letters as it affects our relation with other as well as our business transaction. यानी कि हमें ये भी ध्यान देना चाहिए, या कह सकते हैं एक अच्छे लेटर को किस प्रकार से लिखा जाता है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि आपका जिसको आप लेटर लिख रहे हैं उसको रिलेशन भी शो करता है, और उसके साथ साथ जैसे कोई बिजनेस संबंधी कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसमें भी लेटर दिए जाते हैं, आपकी जॉब लगती है उसमें भी कुछ लेटर ही आपका आता है, तो वो सारी चीजें एक रिलेशन भी तो शो करता है, तो उसका सही तरीका भी आपको आना चाहिए। अगला, नेम द टाइप्स ऑफ लेटर, ये आपको याद रखना है कौन कौन से, एक इनफॉर्मल लेटर होता है, एक फॉर्मल लेटर होता है, इसी को फ्रेंडली और बिजनेस लेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आप सभी लोगों का वीडियो पर बनता ही है। प्रश्न आपका क्या है, डिस्कस द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड लेसन प्लान, तो कोई भी आप 2 पॉइंट लिख सकते हैं। सबसे पहला, अच्छे लेसन प्लान में क्या होना चाहिए, अ गुड लेसन प्लान शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड थ्योरीज ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि टीचिंग और साइकोलॉजी की जो थ्योरी उस पर बेस्ड होना चाहिए। और दूसरा है, अ गुड लेसन प्लान मस्ट फॉलो ऑन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट, यानी कि ऐसा नहीं है, जैसे आप देखते हैं जब आप लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें सारी हेडिंग वगैरह होती हैं कि ये पहले प्रस्तावना लिख रहे हैं, उसके बाद आपके उद्देश्य कथन और ब्लैक बोर्ड, ये सारा एक क्या होता है, फॉर्मेट होता है, तो उसमें भी होना चाहिए सारी चीजें फॉर्मेट। अगला देखते हैं, एक्सप्लेन द फॉर्मेट ऑफ गुड लेसन प्लान, तो इसमें अलग अलग लिखे हुए हैं कौन कौन से, तो एक हर्बाशियन अप्रोच होता है, मॉरिसन अप्रोच और यूनिट अप्रोच भी होता है, इवेल्युएशन अप्रोच और ब्लूम्स अप्रोच भी होता है, आरसीएम अप्रोच होता है, और एनसीईआरटी और इलेक्ट्रिक अप्रोच भी होता है। अगला है, नेम द एडवांटेज ऑफ लेसन प्लान, ये जो चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ये आपको क्या करना है, समझना है। देखिए, रटेंगे तो जीवन में कभी नहीं लिख पाएंगे, आपको पता होना चाहिए एक लेसन प्लान के क्या एडवांटेज होते हैं, क्या लाभ होते हैं, लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है, तब क्या करेंगे, जब आपको पता होगा उसी को आप अपनी लैंग्वेज में वहां पर लिखेंगे। रटा हुआ लिखेंगे तो कभी नंबर आपको मिल सकते हैं जब आपने पूरा एकदम लाइन टू लाइन रट लिया है, वरना कहीं का कहीं कुछ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, तो कोशिश कीजिए समझने की। तो लेसन प्लान के क्या एडवांटेज होते हैं बताइए, तो सबसे पहला तो यही आप लिख सकते हैं कि जैसे आपने लेसन प्लान क्रिएट कर लिया है तो पर्टिकुलर आपको क्या क्या सारी चीजें पढ़ानी, वो एक आपको स्ट्रक्चर फॉर्म में मिल जाता है और कोई चीज उसमें छूटती नहीं है, इस टाइप से लिख सकते हैं। टीचर और ज्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट हो जाता है और सेल्फ रिलायंस सक्सेसफुल, यानी कि कहने का मतलब जो चीज वो पढ़ाना चाह रहा है उसका जो एम है उसमें वो अचीव कर लेता है, उसको प्राप्त कर लेता है जो उसका लक्ष्य है। तो इस प्रकार से आप बनाकर कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कहने का जो इस टॉपिक से रिलेटेड है वो आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगला है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, यहाँ से आपका असली खेल शुरू हुआ है। ही वॉज मार्क अपसेंट, ही वॉज टर्न आउट ऑफ द क्लास, तो इसको बनाना है आपको कंपाउंड सेंटेंस में। आपको पता है कंपाउंड सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसका अपना कंप्लीट थॉट जो है वो होता है, तो आप इसे कैसे बना सकते हैं, ही वॉज मार्क्ड अपसेंट एज वेल एज टर्न आउट ऑफ द क्लास, पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका आपका बनाने का ये हो सकता है कि ही वॉज नॉट ओनली मार्क्ड, मैंने बताया था ना कि नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो आपका आता है, ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, नॉट ओनली मार्क्ड अपसेंट बट ऑल्सो टर्न आउट ऑफ द क्लास, तो इसका यूज करके भी आप बना सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस। मेन आपको क्या ध्यान देना है, इंडिपेंडेंट क्लॉज होनी चाहिए। सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसमें आपका, जिसी को हम प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज के नाम से जानते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब सारी चीजें होती हैं, और जो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसमें आपका इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लॉज होती हैं, वो डिटेल वाला आप वीडियो देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कंपाउंड सेंटेंस, ऊपर भी कंपाउंड था यहाँ भी कंपाउंड है। वी वेंट टू कलकत्ता लास्ट ईयर, वी स्टेड देयर फॉर 2 days, कि हम जो है कलकत्ता आखिरी साल यानी कि आखिरी बार गए थे, लास्ट ईयर को लेकर के यानी कि पिछले साल गए थे, और वी आर स्टे देयर फॉर 2 days, हम वहां पर 2 जो है वो दिन के लिए रुके थे, तो आप इसको बनाएंगे, वी वेंट टू कलकत्ता लास्ट ईयर एंड स्टेड देयर फॉर 2 days, तो एंड को मैंने पहले ही बताया, एंड हो गया, बट हो गया, ये सब कंपाउंड की पहचान को भी दर्शाते हैं, और जोड़ने के लिए भी आप कंपाउंड में इन्हीं का यूज जो है वो करते हैं, बेसिक अगर सेंटेंस होता है आपका तो। अगला है, कंबाइन द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, तो आप क्या बनाएंगे, ही इज पुअर यट ही इज ऑनेस्ट, ये सिंपल सेंटेंस आई थिंक मैंने आपको कराया भी था। देखते हैं, चलिए अब अपना अगला और लास्ट पेज, ये लाइन आप देख पा रहे हैं यहाँ से हमारा लास्ट पेज है, और इसके लास्ट प्रश्न हम देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रश्न आपसे भी पूछेंगे। प्रश्न आपका क्या है, कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है, किसको बनाना है, यू आर अ थीफ को बनाना है, तो आपका क्या बनेगा, इट इज नोन टू ऑल करके भी लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस को नीचे लिख दिया है, ये इसी के बाद होगा, इस चीज का ध्यान दीजिए, तो आपका क्या बनेगा,
दैट यू आर अ थीफ इज नोन टू ऑल, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के रूप में इस प्रकार से आप बना सकते हैं। कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो आपको इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है कि गांधी जी वॉज शॉट डेड, द न्यूज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री लाइक अ वाइल्ड फायर। इसको आप कैसे बनाएंगे, द न्यूज कॉमा दैट गांधी जी वॉज शॉट डेड स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, यहाँ पर भी कॉमा लगा है, लाइक अ फायर। तो ये आपका इस प्रकार से बन जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये जो टॉपिक है कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, इसको मैंने पूरा डिटेल में एक एक बता रखा है, जाकर उन वीडियो को देख लीजिएगा, उसके बाद ये आपको अच्छे से समझ में सारी चीजें आएंगी। अगला है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स। अब कंपाउंड सेंटेंस जो है इसको कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। तो आदित्य इज अ रिच मैन बट ही इज ऑनेस्ट, तो आप कैसे चेंज करेंगे, आदित्य इज नॉट ऑनेस्ट ऑल्दो ही इज अ रिच मैन, क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो यहाँ पर आपका हालांकि क्या है, जोड़ने का काम कर रहा है कि आदित्य इज नॉट ऑनेस्ट, की वो केवल ऑनेस्ट ही नहीं है, साथ ही साथ वो अमीर भी है। तो कहने का मतलब ये इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज को जो है वो बदल दिया जाएगा। अगला है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इनटू सेंटेंस इनटू कंपाउंड सेंटेंस। तो सेंटेंस है वन द सेंस दैट वी रिटर्न होम, कॉमा लगा हुआ है, तो आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज करना है। तो यहाँ पर आप कैसे चेंज करेंगे, द सनसेट एंड वी रिटर्न होम। तो इसमें ये आपका जो इधर एंड से पहले देख रहे हैं द सनसेट, ये आपका कौन सी क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और वी रिटर्न होम भी आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और ये दोनों किससे जुड़ी होती हैं, चाहे वो कॉमा हो, सेमीकोलन हो, कंजंक्शन हो या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो, तो उनसे जो है वो जुड़ी होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आपको साधारण वाक्य से प्रश्नवाचक वाक्य में चेंज करना है। सेंटेंस है टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट, तो इसमें कैसे चेंज करेंगे, वॉज सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, और क्वेश्चन वर्ड यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब को ही क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज करते हैं। तो वॉज सबसे पहले आपका आएगा, फिर टैगोर आपका यहाँ पर लिखेंगे, पर ये जो वॉज आया है ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस टैगोर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रखनी है। अगर ये यहाँ पर प्लूरल होता तो वहां पर वर्ब रखते, तो वॉज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट और साथ में क्वेश्चन मार्क, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बन जाएगा। अगला चेंज द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, इसको आपको इसमें बनाना है, इंट्रोगेटिव में बनाना है। तो आप क्या बनाएंगे, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, इस टाइप से बना लेंगे। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। देखते हैं अपना अगला, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट, यूज सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट विच नेवर इज सुटेबल। यहाँ पर लिखा है माई अंकल डैश आकार, बाई लिखा हुआ है, तो बाई को संबंध में बनाना है। इसी प्रकार अगले में भी लिखा है, तो बाई का क्या हो, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा हैज बाउड, तो ये आपका यहाँ पर पहले वाले में आ जाएगा। इसी प्रकार दूसरे में अगर आप देखेंगे तो आई डैश सी द राजपथ फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, तो यहाँ पर जो सी है इसका चेंज किस में होगा, सौ में चेंज हो जाएगा। ऊपर यहाँ पर टेंस भी देख लीजिए, लिखा है यूज सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट विच नेवर इज सुटेबल, तो यहाँ पर आपका सी का 100 में हो जाएगा। तो सेंटेंस आपका आई सॉ द राजपथ फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक, इस टाइप से आपका बन जाएगा। इसके लिए क्या जरूरी है, आपको सभी हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए, उसमें कौन सी फॉर्म यूज की जा रही है, ये सारी चीजें पता होंगी, तो ये आसानी से आप कर सकते हैं। अगर है फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट्स, यूज आइदर द सिंपल प्रेजेंट और द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस फॉर्म विचएवर इज सुटेबल, तो इन टेंस का यूज करना है जो भी इन दोनों में से सुटेबल होगा। तो राधा डैश लव को आपको चेंज करना है इस टेंस के अकॉर्डिंग, नरेट स्टोरीज, तो आपका सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यहाँ पर आप चेंज किस में कर रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट में, और एस या ई एस लगता है, इसीलिए राधा लव्स टू नरेट स्टोरीज आपका हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या किया था, सबसे स्टार्टिंग में ही आपको टेंस वाला ही जो चैप्टर था, यानी कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती, कौन सी फॉर्म होती है यूज, सारी चीजें बता दी थी। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ये आपकी दे रखी है डू, ये क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या होती है, जो एक्शन शो को करती है। डू मतलब क्या होता है, करना, कोई कार्य करना। मैंने आपको हिंदी में ही बताया था कि लास्ट में आपका ना आता है तो वो क्रिया होती है, जैसे खाना पीना या कोई कार्य करना, तो ना आ रहा है तो सब क्रिया की पहचान होती है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको फिल करना है, आई डैश माई होमवर्क एट 7 AM दिस मॉर्निंग, तो वर्ब यहाँ पर डू दे रखी है, किस में चेंज हो जाएगी, डिड में, तो आई डिड माई होमवर्क एट 7 AM दिस मॉर्निंग। और हेल्पिंग वर्ब मैंने सारी ऑलरेडी बता दी थी आपको। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट आर्टिकल, और आपको याद होगा तो यही मैंने प्रश्न पिछले वाले पार्ट में पूछा भी था। तो यहाँ पर क्या
था 2019 में प्रश्न आया था कि डैश वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। तो यहाँ पर ए आएगा, एन आएगा या दा आएगा, तो आप कहेंगे ए आएगा। और पूरा मैं डिटेल में आपको जो आपका आर्टिकल है क्लास नंबर 11 करके थी उसमें पढ़ाया था, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर जिनको नहीं देखा है तो जाकर इंग्लिश वाली प्लेलिस्ट में देख लीजिए। क्लास वाइज मैं पूरा कोर्स ऑलरेडी करा चुका हूँ। वहाँ पर मैंने बताया था कि जो ए आपका आर्टिकल होता है ये लगता है जब पहला अक्षर जो अगला वाला साउंड आ रहा हो ये साउंड किसका हो, कॉन्सोनेंट का साउंड हो, तो वहां पर ए लगता है। जैसे कि ए बॉय हो गया, ए गर्ल हो गया, या ए पेन हो गया, या ए बुक हो गया। इसी प्रकार ए वर्च्यू भी यहाँ पर हो जाएगा। एन में क्या होता है, पहला अक्षर वॉवेल्स या जो साउंड हो वो आपका वॉवेल्स का वहां पर आ रहा हो तब वहां पर एन लगता है। अगला, यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंसेस ऑफ योर ओन एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। तो टेक टू जो है इसका होता है आदत पड़ना। इससे आपको सेंटेंस भी बनाना है, पहले अर्थ लिखना है फिर सेंटेंस। तो आप क्या बनाएंगे, नाउ अ डेज योर फ्रेंड हैज टेकन टू स्मोकिंग। स्मोकिंग और यहाँ पर जो यूज किया गया है वो टेक टू को टेकन टू करके यूज जो है वो किया गया है। इसी प्रकार आप दूसरा भी देखेंगे तो क्या है, होल्ड अप। होल्ड अप का मतलब क्या होता है, टू डिले यानी कि देर हो जाना। इसके सेंटेंस, ये जो सेंटेंस लिखा है तो यहाँ पर अपने आप से लिखा है, आपको क्या करना है अपने अनुसार बनाना है। यही थोड़ा नहीं टेक टू पूछ लिया जाएगा, जो भी पूछा जाएगा। इसीलिए मैंने पहले भी कहा है कि आपको इंग्लिश में सेंटेंस बनाना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ आएगी तो आप अपनी लैंग्वेज में ही लिखेंगे, वहाँ पर रटी चीज़ नहीं आप लिख पाएंगे, क्योंकि क्या पूछ लिया जाए कोई भरोसा नहीं। तो होल्ड अप होता है टू डिले, देर हो जाना। तो द ट्रेन वॉज हेल्ड अप ऑन अकाउंट ऑफ एन एक्सीडेंट। यहाँ पर होल्ड अप का हेल्ड अप में चेंज करके यूज किया गया, टेक टू जो है उसको टेकन टू करके। अगला देखते हैं, ये प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर का नहीं पर अगला वाला 2016 में पूछा गया था कि आपको चेंज करना है कंपाउंड सेंटेंस में। सेंटेंस है द एनिमल मे बी अ फिश, इट मे बी अ सर्पेंट, इट मस्ट बी वन ऑफ देम। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराए हैं, तो एक एक हिंदी तक बताई थी। तो हिंदी के संदर्भ में आप क्या कहेंगे कि कोई जानवर है, कोई एनिमल है। द एनिमल में बी ऑफ फिश में मतलब हो सकता है, बी ऑफ फिश यानी कि मछली हो सकता है। और इट में बी आ सरपेंट, सरपेंट मतलब होता है सांप, या वो सांप हो सकता है। फिर आगे इट मस्ट बी वन ऑफ देम, मस्ट मतलब कि ऐसा जरूरी है कि वो इन दोनों में से कोई एक ही है। तो ये आपका सिंपल सा अर्थ निकलेगा। जब आप इसे कंपाउंड में बनाएंगे तब आप क्या बनाएंगे, तो आप कहेंगे कि जो एनिमल है मे मस्ट बी आइदर अ फिश, कि वो आपका फिश भी हो सकता है या सरपेंट भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप हिंदी में भी चेंज करके उसे समझ सकते हैं। बाकी अगर आपको रूल रेगुलेशन सारे समझ में आ चुके हैं जो मैंने कंपाउंड सेंटेंस में बताए थे तो उसको भी पुट करके यहाँ पर कर सकते हैं। अगला है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ही पूछा गया था, ही लिव्स समवेयर आई डू नॉट नो इट, कि वो कहीं रहता है मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, आई डू नॉट नो इट। अब आप कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे तो बनेगा आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, वेयर ही लिव्स, कि वो कहाँ रहता है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, जिसमें आपकी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होती है, डिपेंडेंट क्लॉज भी होती है। तो यहाँ पर देखिए डिपेंडेंट आपका चेंज करने के बाद आ गया आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। अगला देखते हैं 2016 ही का है प्रश्न, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको चेंज करना है किसको, आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। ऊपर वाला ही सेंटेंस है क्या, तो आपका ऊपर ही वाला यहाँ पर सेंटेंस लिखा है, ये देखिए जो चेंज करके बना था आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स, यही नीचे भी लिखा है आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्स। इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड होती है। तो आई के साथ डू हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा, डिड आ जाएगा। तो आई डिड नॉट नो वेयर ही, और लिव्स में एस या ई एस लगा है, ये आपका लगता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, पर जब चेंज होगा तब यहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में, तो लिव्ड हो जाएगा। तो सेंटेंस आपका बन जाएगा आई डू नॉट नो वेयर ही लिव्ड। लिव्ड जो है आपकी सेकंड फॉर्म वर्ब की लगी है। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ही वेंट टू आगरा यस्टरडे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर्ब होती है, और यहाँ पर क्या है, ही है। ही आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ वॉज यूज होता है, तो यहाँ पर ही वॉज हो जाएगा। फिर आपका ही वेंट टू आगरा यस्टरडे है, तो वेंट जो है ये सेकंड फॉर्म है, किसकी है, गो की है। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है आपकी गॉन, गो वेंट गॉन। तो जो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है, तो आप कहेंगे ये आपकी फर्स्ट ही यूज होती है, गो होती है। पर एक चीज और इसमें होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, वो होता है आईएनजी फॉर्म लगती है। तो गो का क्या बन जाएगा, गोइंग बन जाएगा। तो ही वॉज गोइंग टू आगरा, और यस्टरडे का ऐसे ही रहेगा। तो बस केवल इतने का यहाँ पर चेंज करना था, बाकी चीजें आप समझ सकते हैं।
अगला देखते हैं 2016 में प्रश्न आया था कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट द डॉक्टर डैश आफ्टर आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो यहाँ पर क्या आएगी वर्ब, ब्रैकेट में कम लिखा है, चेंज हो जाएगा केम में, CAME इसमें चेंज हो जाएगा, आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। वर्ब की खाली फॉर्म चेंज करनी थी। अगला फिल इन द ब्लैंक्स जो है किसमें भी वर्ब जो है गिवन इन द ब्रैकेट लिखा हुआ है, श्याम विल हैव लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन। तो बिगन आपका इसको चेंज करेंगे तो आपका बनेगा श्याम विल हैव टू लेफ्ट, यहाँ पर देखिए टू एक्स्ट्रा आ रहा है, लेफ्ट फॉर मुंबई बिफोर द रेनी सीजन बिगेंस, यहाँ पर लास्ट में बिगेंस जो है वो आ जाएगा। अगला है फिल द करेक्ट वर्ड ही क्वायरल्ड डैश आ ट्राइबल मेथड। तो आपका यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स, ये मैंने आपको जब कराया था प्रेपोजिशन वाला तो वहां पर ये पूछा भी था। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओवर आ ट्राइबल मेथड। ट्रैवल क्या होता है, कहने का मतलब होता है कि हम किसी ऐसी बात पे लड़ते हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, कोई तुच्छ बात पे लड़ना, वही लिखा है कि ही क्वेरल्ड ओवर अ ट्रैवल मेथड जो है, इसलिए आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला 2017 के प्रश्न है, 16 के वहां पर 19 और 16 सब मिक्स चल रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर के एक सीरियल से ना देकर मिक्स चल रहे हैं। तो अगला यहाँ से 2017 का है और इसमें क्या है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब सेंटेंस क्या है, ही इज रीडिंग द रामायण, और आपको चेंज किसमें करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपका कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज होती है। और आगे आपका यहाँ पर ये भी देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस भी लिखा है, पूरा है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में अगर बात करें प्रेजेंट जो है वो टेंस की, तो उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है, हैज हैव लगती है, या कहेंगे हैज हैव जो है इसके साथ बीन लगता है। अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन और साथ में आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पर आप देखिए ही इज है तो ही के साथ आएगा हैड, यहाँ पर डी होगा हैड, ही हैड, साथ में बीन आता है, फिर आईएनजी फॉर्म तो रीडिंग हो जाएगा द रामायण, ऐसे ही रहेगा। तो ही हैड बीन रीडिंग द रामायण, इस टाइप से आपका सेंटेंस बन जाएगा। और जो जितने भी आपके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इन सब में समय के साथ सिंस या फॉर का भी यूज होता है। तो जो भी वहाँ पर प्रश्न में यानी कि जो भी वाक्य में दे रखा गया उसके अकॉर्डिंग। अगला है चेंज द फॉलोइंग इनटू कंपाउंड सेंटेंस। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो सभी का बनता ही है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न आपका क्या है, बिसाइड्स बीइंग रिच ही इज नॉट हैप्पी। तो आप बनाएंगे किसमें, कंपाउंड सेंटेंस में। ये भी मैंने सेंटेंस आपको कराया था, प्रीवियस ईयर के भी मैं आपको करा चुका हूँ, जो मैंने टॉपिक वाइज वीडियो बना रखे हैं उनमें प्रीवियस ईयर के भी तो क्वेश्चन कराए हैं। तो इसका सेंटेंस बनेगा ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, ये आपका बन जाएगा। और नीचे लिखा भी हुआ है कंपाउंड सेंटेंस आर इंट्रोड्यूस्ड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, नॉर हो गया, यट, सो एटसेट्रा। यहाँ पर बट देखिए आया है, इसी से बनाएंगे, कंपाउंड सेंटेंस की पहचान को भी दर्शाएगा। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग करेक्ट प्रपोजिशन बताना है आपको। यहाँ पर क्या आएगी, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू डैश यू सक्सेस, योर डैश डैश योर सक्सेस। तो आप क्या कहेंगे, आई कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस। यहाँ पर ऑन नहीं आएगा, सुनने में ऑन लगता है पर फॉर योर सक्सेस आएगा। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। मैंने कहा था सिंस या आपका फॉर जो है वो आता है इस टाइप के सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ पर हैज बीन है तो हैज हैव बीन किस में होता है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, इसलिए यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर भी वही है, हैज हैव बीन, उसके बाद आईएनजी फॉर्म, उसके बाद सिंस, फॉर में सिंस यहाँ पर यूज होगा, और फिर मॉर्निंग। और एक लाइन में आपको पता होना चाहिए सिंस और फॉर का यूज। जो सिंस है इसका यूज जो है वो एक निश्चित समय बताने के लिए जो है वो किया जाता है, और इसके जस्ट अपोजिट अपोजिट अगर फॉर की बात करें तो अनिश्चित समय बताने के लिए यूज जो है वो किया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, ही इज इल डैश फीवर। 2019 में देखिए पूछा गया था सबसे लेटेस्ट में, तो ही इज इल फ्रॉम फीवर आपका हो जाएगा, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। बहुत बार आप एप्लीकेशन लेटर लिखते हैं तो आप देखते हैं वहां पर ये लिखते भी हैं ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो थोड़ा बहुत उस सारी चीज़ों से भी कनेक्ट किया करिए। अगला देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, सी हैड डैश डांसिंग फॉर 2 hours। तो आपका क्या होगा, सी हैड
बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। सिंस फॉर वाला मैंने कंसेप्ट आपको बताया, और यहाँ पर हैड लगा हुआ है, उसके साथ बीन आएगा, तभी तो आपका सिंस फॉर वाला कंसेप्ट कंप्लीट होगा, क्योंकि हैड बीन जो है आपकी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, उसमें सिंस फॉर का यूज होता है। अगला है वॉक केयरफुली लेस्ट यू मे फेल, तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फेल आपका चेंज हो जाएगा। अगला है एज सुन एज आई रीच द टीचर डैश एंटर्ड द क्लास, आपको निगेटिव में चेंज करना है। ये भी मैंने आपको सब चेंज करने बताए हैं उसी सेंटेंस में कि कैसे इंट्रोगेटिव में चेंज होगा, कैसे स्ट्रक्चर होता है, सारी चीज़ें। तो आपका क्या बनेगा, नो सूनर से बनेगा, नो सूनर हैड आई रीच्ड देन द टीचर एंटर्ड द क्लास, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, 2018 में आया था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, आप कहेंगे वॉज वर्ब होती है, साथ में आईएनजी भी लगता है। तो मोहन आपका सब्जेक्ट ऐसे ही आ जाएगा, मोहन के साथ वॉज लगेगा, क्यों, क्योंकि मोहन आपका सिंगुलर है, मोहन वॉज हो जाएगा। फिर आपका आईएनजी फॉर्म लगती है, तो रीडिंग का रीडिंग ही रहेगा, फॉर 2 आवर्स, इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा, 2018 में आया था। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, 2019 में सबसे लेटेस्ट में आया था, ही इज राइटिंग अ नॉवल फॉर 5 ईयर्स, फॉर लगा है, आप कहेंगे बिल्कुल। तो इससे क्या आप पहचानेंगे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है आपका, और यहाँ पर आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही चेंज करना है आपको। और ये मत समझ लीजिए कि सिंस फॉर हर जगह वही है, ये आपका प्रेपोजिशन के रूप में भी तो यूज होता है। तो यहाँ पर देखिए इज एम आर, ये क्या कौन सा टेंस है, ये तो आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और जब चेंज करने की बात की जा रही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तब आप इसे चेंज करेंगे तो सारे रूल वही लगाएंगे। ही आपका सिंगुलर है तो उसके साथ हैज बीन आएगा, और फिर अगर प्लूरल होता तो हैव बीन आता, फिर उसके बाद क्या लगेगा, आईएनजी फॉर्म, तो ही हैज बीन राइटिंग ए नॉवेल फॉर 5 ईयर्स, इस प्रकार से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ग्रामर देख रहे हैं आप, खुद देखिए प्रीवियस ईयर में अभी तक जितनी चीजें आप कर रहे हैं, कथा कहानी जो पहला वाला पार्ट था, इसलिए मैंने उसको बहुत इतना डिटेल में नहीं खींचा था वीडियो। मेन आपके जब प्रश्न ग्रामर से ही पूछे जा रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस ग्रामर ही पर करनी है, तभी मैंने क्या किया था, एक एक सारी चीजें जो है वो टॉपिक वाइज ग्रामर वाली सब पढ़ा दी हैं, एक्टिव पासिव, एक्टिव पासिव के अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रपोजिशन, कंजंक्शन, सारी चीजें मैंने पढ़ा दी हैं, इसीलिए ताकि कहीं से भी प्रश्न आए तो आप कर ले जाएं। बाकी आपने देखा नहीं हो अभी तक तो देख लीजिएगा जाके इंग्लिश की 4th सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में जाकर, एक एक टॉपिक वाइज सभी वीडियो। अगला चेंज द फॉलोइंग इनटू पासिव वॉइस, तो 2018 में आया था, आई एम राइटिंग अ लेटर, तो आपका अ लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये बन जाता है सब्जेक्ट, तो अ लेटर हो जाएगा। फिर इज बीइंग, और मैंने बताया भी था रूल के अकॉर्डिंग कि जब एक्टिव वॉइस में आपका सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, यहाँ पर देखिए एम लगा है, इज एम आर है, तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो किसमें चेंज होगा, आपका इज एम आर, उसके साथ साथ बीइंग आ जाएगा और थर्ड फॉर्म आ जाएगी, तो यहाँ पर अ लेटर, उसके बाद इज लगाएंगे, उसके बाद बीइंग लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म आएगी रिटन, और बाई जो आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा और चेंज हो जाएगा पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब मैंने बताया था, तो आई का मी में जो है वो चेंज हो जाएगा, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। अगला है आई प्रेफर मिल्क डैश टी, तो आई प्रेफर मिल्क टू टी होगा आपका, तो टू यहाँ पर आ जाएगा। अगला है ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस, तो ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड, तो यहाँ पर आपका क्या चेंज होकर बनेगा कॉम्प्लेक्स में, थॉट ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू डैश डैश पास, तो यहाँ पर देखिए दो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो चेंज होके क्या बनेगा, यानी कि कंप्लीट फॉर्म, ये जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स है इसको फिल करके क्या बनेगा, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड आएगा यहाँ पर, फिर हैव आएगा पास, यू वुड हैव पास, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, ही वर्ड हार्ड डैश ही फेल्ड, तो आपका ही वर्ड हार्ड बट ही फेल्ड बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरे में देखिए, आइदर कम इन टाइम डैश डू नॉट कम एट ऑल, तो आइदर के साथ आपका क्या बताया था मैंने, और आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है, तो आइदर के साथ और आएगा, तो टाइम के बाद और यहाँ पर आपका आ जाएगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। अगला देखते हैं, 2017 में प्रश्न आया था, राइट वन वर्ड वर्ड, देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो मैंने अभी तक नहीं करा है, वो मैं पेपर के नज़दीक आपको करा दूंगा, लगभग 50-60 तक।
उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे सब आ जाएंगे, तो उनको अवश्य रट लीजिएगा, क्योंकि 2019 में भी आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 2 आए थे, 2017 में भी आप देख रहे हैं, 2016 में भी आप देख रहे हैं, तो हर साल पूछे जा रहे हैं, तो जरूरी है। वन हु स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, वो व्यक्ति जो दूसरे के बिहाफ पर बोलता हो उसे क्या कहते हैं, तो स्पोक पर्सन कहते हैं। अगला है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, वो क्या होता है, इनकरेजिबल होता है। अगला है यूज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द सेंटेंस ऑफ योर ओन एज टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली। तो पहला है टू पास द बक, ये क्या है, फ्रेजेस पूछे गए, यहाँ पर देखिए लिखा है। तो पास द बक का होता है वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी वेल इन स्पाइट टू पासिंग द बक। और आप चाहें तो डायरेक्ट सेंटेंस ना लिखकर पहले उसका अर्थ भी लिख सकते हैं। टू पास द बक का मतलब क्या होता है कि मैं आपको कोई काम दूं, कोई उत्तरदायित्व सौंपूं, आप दूसरे के ऊपर सौंप दें। वही यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि वी शुड परफॉर्म आवर ड्यूटी वेल, मतलब हमें अपनी जो भी कार्य दिया गया या अपनी कोई भी ड्यूटी है उसे अच्छे तरीके से जो है वो करना चाहिए। इंस्पाइट टू पासिंग द बक, यानी कि बजाय इसके कि उस दूसरे पर जो है उसे कार्य को मर दें, या बजाय इसकी कि किसी दूसरे पर उत्तरदायित्व जो है आप सौंप दें। अगला है टेक आफ्टर, इससे क्या बनेगा, श्याम इज जस्ट टेक आफ्टर हिज ट्विन ब्रदर। इसका अर्थ क्या होता है टेक आफ्टर का, तो इसका होता है मतलब सदृश होना। जैसे मैं कहूँ कि तुम जो है अपने छोटे बेटे की तरह हो, या तुम जो है अपने भाई की तरह हो, तुम जो है इसकी तरह हो, इस टाइप से हम नहीं कहते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है कि श्याम इज जस्ट टेक आफ्टर हिज ट्विन ब्रदर, यानी कि वो अपने जो ट्विन ब्रदर है, जुड़वा भाई है, उसकी तरह जो है वो श्याम है, तो उसी को संबंध में लिखा है। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि सी टेक्स आफ्टर हर फादर, वो अपने पिताजी की तरह है, तो इस प्रकार से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगला है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज करना है, ही वर्कड हार्ड बट ही फेल्ड, तो ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ये आपका कॉम्प्लेक्स में जो है वो बन जाएगा। ये सब सेंटेंस मैंने आपको कराए हैं। राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये देखिए 2018 में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछे गए थे, यही मैंने कहा कि मैं आपको एक दिन करा दूंगा। सेंटेंस है दैट कैन नॉट बी कंक्यूर्ड, आपका क्या बनेगा, इनविंसिबल आपका बनेगा। अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, इसे हम कहते हैं इंसॉल्वेंट। ये सारी चीजें रटने वाली हैं, रट लीजिएगा। अगला 2019 में भी देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया है, और क्या पूछे गए हैं, दो पूछे गए हैं। एक आपका पूछा गया अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मिसंथ्रोपिस्ट कहते हैं। मिसंथ्रोपी यहाँ पर लिखा है, मिसंथ्रोपिस्ट भी कहीं कहीं लिखा रहता है। और अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म्स, इसे हम जर्मीसाइड जो है वो कहते हैं। और जब ये आया था क्वेश्चन 2019 में, तब मैंने इसे सॉल्यूशन कराया था, तो मैं आपको बताऊं बहुत लोगों ने क्या किया था, इसको अलग तरीके से लिखा था। कहने का मतलब है अ मेडिसिन दैट किल्स जर्म को एंटीबायोटिक बहुत से लोगों ने लिखा था, और बहुत से लोग जर्मीसाइड ही लिख के आए थे। अब देखिए सही दोनों ही है अपनी जगह, पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार क्या होता है, एक जो पर्टिकुलर वर्ड होता है उसी को ही एग्जामिनर सही मानता है। अब जैसे कि एग्जामिनर जो चेक करने वाला है, उसने क्या किया है, पेपर जो उसके पास है, उस पेपर पर उसने सारे आंसर लिख रखे हैं, उससे वो देख देख के चेक कर रहा है। अब उसने जर्मीसाइड लिख के रखा है, उसको नहीं पता है कि वो दूसरा भी उसी का सिनोनिम ही होता है, तो वो इसको काट देगा यदि आप इसके अलावा कोई दूसरे लिखेंगे। तो कई बार एग्जामिनर पे भी बहुत सा डिपेंड करता है कि वो किसको जो है वो सही मान रहा है। अगला देखते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, 2017 में आया था। ही सेड टू मी व्हाई हैव यू नॉट डन दिस वर्क, तो बनेगा ही आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट डन दैट वर्क। तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना था। रूल की बात करें तो मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी पूरा पढ़ा चुका हूँ, उसमें मैंने सब बताया था कि जब आपका सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा होता है, तब से टू को चेंज हम करते हैं सेंटेंस में, अगर जो चीज़ पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए इसे हमने आस्क्ड में चेंज किया गया है। मी आपका ऐसे ही रहेगा, क्वेश्चन वर्ड वाई आपका रहेगा, और जब क्वेश्चन वर्ड होता है तो ये कॉमा इनवर्टेड कॉमा हट कर आपका यहाँ पर कोई भी जोड़ने के लिए दैट या इफ या टू कोई चीज यूज नहीं करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से ही जोड़ने का कार्य करते हैं। वाई आपका हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट के इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, तो आई हो जाएगा। हैव चेंज हो जाएगा हैड में, क्योंकि आपका टेंस चेंज हो जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में फिर यू डू नॉट डन दिस वर्क, एक निगेटिव भी है, नॉट भी लगा है, तो आई हैड नॉट आ जाएगा। और डन दिस जो है चेंज हो जाएगा दैट में, तो दैट और फिर वर्क और फुल स्टॉप, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा दिया गया है। अगला देखते हैं सेंटेंस द बॉय सेड लेट अस गो टू प्ले। लेट वाले भी मैंने सेंटेंस बताए थे कि शुड से जो है वो बनते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, द बॉयज सेड को चेंज करके प्रपोज्ड,
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट और दे शुड गो टू प्ले। तो ये भी मैंने लेट वाले भी क्वेश्चन कराए थे। अगला है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस इफ यू हैड वर्क हार्ड यू डैश पास्ड इन द एग्जामिनेशन। तो आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका आएगा यू वुड हैव पास्ड इन द एग्जामिनेशन। सेकंड वाला क्या है, ही वर्क हार्ड सो दैट ही डैश पास, यानी कि ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट पास आपका जो है वो आएगा। तो ये दोनों आपकी फिल इन द ब्लैंक्स फिल हो जाएंगी। अगला देखते हैं, और ये हमारा लास्ट पेज जो है वो पूरा होगा। 2019 तक हमारे सारे प्रश्न जो है वो समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये तो पहले भी पार्ट में आया था, मैंने बताया था स्ट्रक्चरल अप्रोच इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, देयर एनालिसिस एंड लॉजिकल अरेंजमेंट्स। अगला है 2018 में इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना था। 2018 में पूछा गया था कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, फुल स्टॉप नहीं, यहाँ पर कॉमा आएगा, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो आपका चेंज हो जाएगा, द टीचर सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, द स्टूडेंट्स ये आपका वाई रहेगा, यहाँ पर चेंज जोड़ने के लिए कुछ नहीं आएगा। फिर हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क हो जाएगा, दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। तो ये आपका चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार आगे अगला सेंटेंस पूछा गया, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस एज सून एज आई कम कॉमा इट बिगन्स टू रेन। तो आपका चेंज होगा, इट एज सून एज आई कम कॉमा इट स्टार्ट्स रेनिंग। अगला है द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दिल्ली। 2018 में आया था क्वेश्चन, तो आपका ये चेंज होगा, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दैट ऑफ दिल्ली। इस टाइप से आपका सेंटेंस बनेगा। अगला है आइडियम फ्रेजेस से रिलेटेड, पहला है नल एंड वॉइड और दूसरा है अप्स एंड डाउन्स। तो किसमें तो केवल डायरेक्ट मीनिंग लिखनी है, सेंटेंस तो बनाना नहीं है। तो नल एंड वॉइड का मतलब होता है नॉट वैलिड इन लॉ, जो कि आप कह सकते हैं कोई भी कानूनी रूप से कह सकते हैं मान्य नहीं है। और अप्स एंड डाउन्स में क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स, कहते नहीं उतार चढ़ाव बड़ा जिंदगी में आ रहा है, कभी अच्छा होता है कभी बुरा होता है, उसी को लेकर मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स इन लाइफ और इन पर्टिकुलर सिचुएशन। केवल लाइफ में नहीं, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में भी आप कहेंगे जो उतार चढ़ाव होता है वो इसी में देखेंगे। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और सर्च करके भी बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। प्रश्न देखते हैं लास्ट, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू निगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। केवल आपको निगेटिव में चेंज करना है, तो आप चेंज करेंगे कैसे। सेंटेंस है आपका, एज सून एज द बेल रैंग द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास। तो निगेटिव में चेंज करने के लिए नो सूनर से आप चेंज कर सकते हैं, नो सूनर हैड द बेल रंग, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है, देन द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास। सेकंड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म रंग, आपकी जो रिंग होती है उसकी रिंग रैंग रंग इस टाइप से होती है। ये सेकंड फॉर्म तो ऑलरेडी लगी हुई है, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज हुई है। तो नो सूनर हैड द बेल रंग देन द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो अब जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न जो आज सारी चीज़ें हमने कराई उसी में से जो है हम पूछेंगे। और वो प्रश्न आपका ये है कि आपका जो नो सूनर होता है, नो सूनर, इसके साथ हम कौन सी कंजंक्शन जो है उसका यूज करते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, आइदर के साथ और करते हैं, नाइदर के साथ नॉर करते हैं, इसी टाइप से नो सूनर के साथ कौन सी कंजंक्शन यूज होती है वो आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है। मैं कुछ एग्जांपल भी चले दे देता हूँ, जैसे कि आपका और यूज होता है, एंड यूज होता है, या देन यूज होता है, या सो यूज होता है, या नॉर यूज होता है, या व्हेन यूज होता है। ऐसे मैंने बहुत से एग्जांपल दे दिए हैं, इन्हीं में से आपको बताना है नो सूनर के साथ कौन सा जो है वो कंजंक्शन यूज होता है। मैंने जब बताया था कंजंक्शन पेयर में किस टाइप से यूज होती है, तो उसी में ये सारी चीज़ें बताई दी। तो इसी के साथ हमारे आज का वीडियो समाप्त होता है। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।